नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, यह बात कही भी जाती है कि जब कभी भाजपा को थोड़ी सी ताकत मिलती है, वह अपनी ताकत दिखाने लगती है। देखिए हरियाणा में क्या संभावनाएं थी। सभी मान रहे थे बीजेपी हार रही है, लेकिन बीजेपी जीत गई। और फिर बीजेपी ने जीतते ही हरियाणा में क्या कर दिया। और हरियाणा की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद सवाल पैदा होगा कि देश में क्या होगा। चिराग पासवान क्या करेंगे? वो चिराग पासवान जो कह रहे थे कि आरक्षण की व्यवस्था में छेड़छाड़ किसी ने भी किया तो कुर्सी को लात मार देंगे। जीतन राम मांझी तो प्रसन्न हो रहे होंगे। जीतन राम मांझी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़े थे। तो हम बात करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बारे में जिसमें कहा गया था कि जो एससी एसटी कैटेगरी है उसमें आरक्षण के भीतर आरक्षण मतलब जिन्हें कम लाभ मिला है, जिन जातियों को उन्हें अधिक मिले और जो अधिक हासिल कर चुके हैं उन्हें कम मिले। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया था, देश भर में बाबेला मच गया था और बीजेपी ने खामोशी की चादर ओढ़ ली थी। देखिए, केंद्र सरकार भी कुछ नहीं कह रही थी और सभी नेता खुले मैदान में जंग लड़ रहे थे। भारत बंद का आंदोलन हुआ। चिराग पासवान भारत बंद के खिलाफ थे और जीतन राम मांझी भारत बंद के साथ थे और जीतन राम मांझी खिलाफ हो गए थे। क्योंकि जीतन राम मांझी का भी मानना है, चिराग पासवान कहते नहीं कोई छेड़छाड़ नहीं, लेकिन जीतन राम मांझी ने कहा क्यों नहीं, जिन्हें कम मिला है, जो वंचित रहे हैं, चार जातियां ही मलाई खाती रही है, उसे अधिक क्यों नहीं। तो हरियाणा की सरकार ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू करेंगे। कैबिनेट में फैसला हो गया, पहली कैबिनेट में, और भाजपा की सरकार बनते ही। तो अब बड़ा सवाल यह पैदा हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ हरियाणा के लिए नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश के लिए है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार कह रही थी हम लागू करेंगे, लेकिन पता नहीं कांग्रेस वाले तो हमेशा लेट लतीफ रखते हैं। तो क्या यह माना जाए कि हरियाणा के फैसले में हरियाणा सरकार ने जो फैसला किया है भाजपा की रजामंदी है? और यदि भाजपा की रजामंदी है तो यह आरक्षण को लेकर एक नए तरीके के युद्ध का आगाज है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में विपक्ष आरोप लगा रहा था कि आरक्षण खत्म करने की व्यवस्था हो सकती है, संविधान बदल सकता है। चिराग पासवान अब क्या करेंगे? क्या जो जातियां अधिक लाभ प्राप्त कर चुकी है, जीतन राम मांझी की बात करें तो निशाना किस पर होता है? पासवान पर होता है, पासी पर होता है, दुसाद पर होता है। उन जातियों का क्या होगा? क्या इनका आरक्षण कम हो जाएगा? और शेड्यूल कास्ट में जिन्हें अब तक जो मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं उन्हें अधिक मिल जाएगा। वैसे जीतन राम मांझी की भी बात क्या कहें, जब देखिए उपचुनाव में टिकट देने की बारी आई तो उन्हें दूसरा कोई वंचित कहां दिखा, अपने अपने ही घर से बहू दिखाई पड़ी और उन्हें टिकट थमा दिया। अजीत जी, आगे आपका टेक। देखिए, पहले हरियाणा का जो फैसला है, हरियाणा ने जिस तरह से लागू किया है, उसी की बात करें। फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और बाकी बिहार में और देश में क्या होगा, वो अपने आप उसमें सारी चीज़ें आ जाएँगी। जी। क्योंकि विवाद बिहार में भी काफ़ी हुआ था। बाकी बिल्कुल। दूसरे कुछ ही राज्य हैं, जहाँ इस तरह का डिवीज़न दिखा था जी। कि पक्ष और विपक्ष में बाकी जगह नहीं हुआ। जैसे उत्तर प्रदेश में उस तरह का विरोध नहीं दिखा था। हम्म। पंजाब में ज़रूर दिखा था, हरियाणा में दिखा था और बिहार में दिखा था कि मतलब जो भारत बंद का आह्वान किया गया था सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ, उसके विरोध में जो आंदोलन हुए थे वो मुखर था 3 ही जगह। पंजाब और हरियाणा में तो था ही, बिहार में इसलिए था क्योंकि चिराग पासवान ने एक लाइन पकड़ी थी। चिराग जी। पासवान ने ये कहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत गलत है, आरक्षण में कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। हम्म। तो बिहार तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि बिहार में भी एनडीए की सरकार है और हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस फैसले को लागू कर दिया जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। जी। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक फैसला ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कोई बहुत निटी-ग्रिटी नहीं बताई है कि किस स्टेट को, कोई ऐसा निर्देश नहीं दिया है कि किस स्टेट को कितना-कितना लागू करना है। जो ज़्यादा वंचित हैं, जो जिनको आरक्षण का लाभ बिल्कुल नहीं मिला है, उनको कितना देना है, ये नहीं जी। बताया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि उनको मिलना चाहिए है
जो आरक्षण के लाभ से वंचित रह गए। तो बिल्कुल। इसको हर स्टेट को अपने-अपने तरीके से इंटरप्रेट करना है, हर स्टेट को अपने-अपने तरीके से लागू करना है। तो हरियाणा का जो अनुसूचित जनजाति आयोग है, उस हुँ, अनुसूचित जाति आयोग ने एक सर्वे करके, एक समीक्षा करके एक रिपोर्ट दी राज्य सरकार को, और उस रिपोर्ट में कहा गया कि जो 20% आरक्षण वहाँ लागू है अनुसूचित जाति के लिए, मतलब दलित जी, समुदाय के लिए 20% आरक्षण लागू है। तो अनुसूचित जाति वर्ग ने कहा कि इस 20% में से 10% आरक्षण सीधे तौर पर उन लोगों को दिया जाए जिनको आरक्षण का सबसे कम लाभ मिला है। ये अच्छा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बिल्कुल अनुरूप था। तो हुँ, ऐसी 36 बिरादरियों की पहचान की गई, 36 जातियों की टोटल। जी, या इस हुँ, बात को ऐसे भी कहें कि हरियाणा में जाटव छोड़ करके जो हुँ, जो वहाँ की दलित आबादी में 50% है, जी, उस जाटों को छोड़ करके बाकी सारी जातियों को अदर कैटेगरी में रख दिया गया। डिप्राइव्ड एससी एक कैटेगरी बनाई गई कि हुँ, एससी में भी, शेड्यूल कास्ट में भी जो डिप्राइव्ड हैं, जिनको बिल्कुल ही लाभ नहीं मिला है, तो बिल्कुल। उन 36 जातियों के लिए उस 20% में से 10% आरक्षण कर दिया गया। बड़ी बात तो हो ये गई ना, बड़ी बात हो बहुत गई, बड़ी बहुत बात हो बड़ा गई। फैसला हुआ। ये ऐतिहासिक जी, फैसला है कि जी, जिन जातियों को आरक्षण की पूरी व्यवस्था में, उस जो 50% आबादी है, उस हुँ, 50% में भी 30% के करीब वाल्मीकि आबादी है। मतलब जो बिल्कुल, जाटों के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी आबादी है वो वाल्मीकि है, उसके बाद धानक है। तो हुँ। इनको तो लाभ ही नहीं मिलता है, 6% 10% आरक्षण का लाभ इनको मिलता है, जबकि आबादी भारत का बंद बड़ा के हिस्सा है। दौरान भी भारत बंद के दौरान भी वाल्मीकि समाज बिल्कुल वो कर रहा था। बहुत बहुत वाल्मीकि समाज सबसे खुल करके सामने आया था। और जी, हरियाणा में जिस दिन नायब सिंह सैनी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट में यह फैसला दिया कि वाल्मीकि, धानक और अन्य 36 बिरादरी जो है, एससी कैटेगरी की जो 36 जातियां हैं, हुँ, उनको सीधा 10% आरक्षण उन्हीं को मिलेगा। जी, मतलब वो बाकी 10% जो दलित का 20% आरक्षण है, उसमें बाकी 10% के लिए तो कम्पीट करेंगे ही, लेकिन इस 10% में सिर्फ वही रहेंगे, जाटो इसमें नहीं आएंगे। तो बिल्कुल, अब जिस दिन उनको ये नायब सिंह सैनी सरकार ने ये आरक्षण की व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू किया, उस दिन दिवाली मनाई वाल्मीकि समुदाय के लोगों ने। और हुँ, हरियाणा से ऐसी तस्वीरें आई कि उन्होंने दिए जला करके और इस दिवाली मनाई कि हमको एक बड़ा, जिस अधिकार की मांग हो रही थी, जिस हक की मांग हो रही थी, वो अब जाकर के पूरी हुई है। तो ये हरियाणा का कुल मामला है, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से उसने एससी कमीशन जो अपना है, उस कमीशन की एक रिपोर्ट मंगाई, और उस रिपोर्ट के आधार पर जाटों को छोड़ करके जो मजबूत दलित जाति है, बाकी 36 जातियों के लिए 10% आरक्षण कर दिया। बाकी 10% में सारे लोग कंपीट करेंगे। बिल्कुल, तो यही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि वर्गीकरण करिए, जो सबसे कम जिनको लाभ मिला है, उनको ज्यादा लाभ दीजिए आप। ये पिछड़ी जातियों में भी हम लोगों ने कई बार चर्चा की है, जो रोहिणी कमीशन बनी हुई है, जिसको जी, रिपोर्ट आई हुई है कि हुँ, जो 900, 950, 947 जातियां ऐसी हैं जिनको एक भी नौकरी नहीं मिली है आरक्षण से आज तक। तो उनको उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए ज़्यादा? ये तो बहुत ही रैशनल सवाल है, बड़ा मानवीय सवाल है लेकिन कि आपको क्यों क्या नहीं मिलना लगता है चाहिए? कि अजीत जी की जो हरियाणा सरकार ने फैसला किया और भाजपा ने जिस तरीके से खामोशी की चादर ओढ़ रखी थी, केंद्र कुछ भी नहीं कर रहा था, तो हरियाणा सरकार का फैसला बगैर बीजेपी के भीतर जो व्यवस्था है, बगैर केंद्रीय नेतृत्व की सहमति, क्योंकि इसका एहसास तो होगा और फैसला इसलिए लिया गया कि अब तो देखिए लोकसभा चुनाव भी 4 साल बाद, हरियाणा विधानसभा चुनाव भी 5 साल बाद, तो सेहत पर हरियाणा में कोई असर नहीं होना है। तो एक तरीके से बीजेपी ने प्रयोग कर लिया कि आग कितनी उठती है यह देख लेते हैं, फिर जो दूसरे प्रदेश हैं, अधिकांश प्रदेशों में तो भाजपा की सरकार हो ही गई है, वहां इसका प्रयोग करेंगे। तो उन्होंने प्रयोग तो शुरू कर दिया, यह बात तो स्पष्ट है ना। हाँ, हाँ, देखिए इसके पीछे ये जो फैसला किया गया, ये पूरी तरह से राजनीतिक फैसला है। जी, और आरक्षण का फैसला हमेशा राजनीतिक होता है। जब जब बीपी सिंह ने भी फैसला किया था, तो राजनीतिक ही फैसला था। बिल्कुल। इसमें क्या, लोकसभा चुनाव में हरियाणा की जो 2 आरक्षित सीटें हैं, एससी आरक्षित 2 सीटें हैं, अंबाला की और सिरसा की। ये हुँ, दोनों सीटें बीजेपी हार गई। जो जी, 2019 में वो जीती थी, 2024 के लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी सिरसा और अंबाला हारी, तो उसने अपनी स्ट्रैटेजी पर रीथिंक किया। उसने प्लान किया कि किस तरह से जो दलित 20% आबादी, 21% आबादी है हरियाणा में, और वोट उसका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, हुँ, उस वोट को कैसे अपनी तरफ लाया जाए। तो भले सरकारी स्तर पर फैसला नायब सिंह सैनी की सरकार ने किया है अभी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद, लेकिन राजनीतिक स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने इस फैसले को विधानसभा चुनाव में इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया था। जी, उसने जाटों छोड़ करके जो अन्य दलित जातियां हैं उनको ज्यादा टिकट दिए। हुँ, और चुनाव के बाद सीएसडीएस लोक नीति का जो सर्वे आया है वोटिंग पैटर्न को लेकर के, उसमें सीएसडीएस ने बताया है कि जाटों का 50% वोट गया है कांग्रेस को, और अच्छा, बीजेपी को 30% वोट मिला है।
लेकिन अन्य पिछड़ी जो अन्य दलित जातियां हैं, उनका 45% मिला है बीजेपी को और 30% मिला है कांग्रेस को। तो जी, अपने आप ये साबित हो गया कि जो गैर जाटो दलित जातियां हैं, उन्होंने बीजेपी का साथ दिया, हुँ, क्योंकि उनको ये अंदाजा था, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 1 अगस्त को, और उसके बाद सरकार ने जिस तरह, बीजेपी ने जिस तरह से चुप्पी साधी और जो क्रीमी लेयर का मामला था उसको क्लियर कर दिया कि कोई क्रीमी लेयर नहीं लागू करेंगे, लेकिन इस आरक्षण के वर्गीकरण पर कुछ नहीं बोला। तो दलित बिल्कुल, समुदाय को ये मैसेज हो गया था कि हो सकता है कि बीजेपी इसको लागू करे, जी, क्योंकि सबने देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना में मडिगा समुदाय को वादा करके आए थे कि हम वर्गीकरण करेंगे आपके लिए। हुँ, तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी, इसीलिए जो अन्य जो दलित हैं, गैर जाटो, उन्होंने बीजेपी का साथ दिया, और नतीजा ये हुआ कि 17 में से 17 आरक्षित सीटें हैं हरियाणा में विधानसभा की, उसमें से 8 बीजेपी जीत गई, बिल्कुल, जबकि ये माना जा रहा था कि इस बार दलित जाट समीकरण पूरा कांग्रेस के साथ है। हुँ, तब भी 17 में से 8 जीती, और जो गैर जाटो दलित जातियों ने बीजेपी को वोट किया। तो राजनीतिक प्रयोग जैसे ही सफल हुआ, वैसे ही पहली कैबिनेट में सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में हरियाणा ने इसको लागू कर दिया। अब इसको बारी बारी से पूरे देश में लागू करने का समय है। देखिए ज्ञानेश्वर जी, कोई एक तो कोर वोट अपना बनाना होगा ना, जैसे नीतीश बिल्कुल, कुमार ने जो प्रयोग किया बिहार में कि हुँ, हम दलित और महादलित कर दिया उन्होंने। पिछड़ा, अति उनको पिछड़ा, लग गया कि पासवान का वोट हमको नहीं आएगा, तो उन्होंने हुँ, गैर पासवान को एक जगह कर दिया। बिल्कुल, और उसी तरह से पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियां, जो वो तो कर्पूरी ठाकुर का एक फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले के आधार पर उन्होंने कर दिया। तो हुँ, उसी तरह से बीजेपी को भी, अब ये बीजेपी को तय करना है कि मान लीजिए एक एक पूरी कम्युनिटी 15% आरक्षण मिला हुआ है देश में, केंद्रीय जो नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण है 15% है, जी, उसमें अगर ये मान लें कि जाटो है या कहीं दुसाध पासवान है, जो दूसरी जातियां, जो मजबूत जातियां हैं, वो हुँ, 50% है, तो क्यों नहीं तो दूसरी 50% जातियां हम उनको टारगेट करें। हम जैसे ही बिल्कुल। बीजेपी इस फैसले को लागू करेगी, वो तमाम जातियां उसके साथ अलाइन हो जाएंगी, वो हुँ, उसके साथ आ जाएंगी। तो नहीं ये तो तो इसका राजनीतिक आशय रूप तो से भी ये बहुत हुआ अच्छा ना काम अजीत हुआ। जी, इसका आशय तो ये हुआ ना कि देखिए यदि हम हरियाणा के फैसले को बिहार से रिलेट करें, तो देखिए चिराग पासवान कह रहे थे छेड़छाड़ मंजूर नहीं है और जीतन राम मांझी कह रहे थे कि 4 जातियाँ ही आरक्षण की मलाई खा रही है। निशाना चिराग पासवान की ओर और हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि पासवान बिहार में ही शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में आरक्षित है। इसलिए पासवानों के बारे में यह बात कही जाती है कि बच्चा कहीं भी पैदा लेगा, आधार कार्ड और वोटर कार्ड बिहार में ही बनेगा क्योंकि आरक्षण का लाभ तो बिहार से ही मिलना है यदि आप बिहार के वोटर होंगे और बिहार में जन्म आपका दिखेगा। तो मांझी कह रहे थे कि 4 जातियां और इससे आहत हो रहे थे चिराग पासवान। चिराग पासवान के पास सबसे बड़ी जमा पूंजी तो पासवान वोटों की ही है। तो दलितों के बीच ही और जैसा आपने कहा कि हरियाणा में बीजेपी का प्रयोग सफल हो गया कि ठीक है, जाटव उनके साथ नहीं गए, वो कांग्रेस के साथ चले गए, लेकिन बाकी सभी उनके साथ हो गए, बीजेपी के साथ हो गए और यदि अभी बिहार में टेस्ट हो जाएगा, देखिए उपचुनाव होना है। इमामगंज में क्या हुआ कि एनडीए ने भी मतलब जीतनराम मांझी ने अपनी बहू दीपा मांझी को उम्मीदवार बनाया, तो मांझी और इंडिया ब्लॉक से भी रोशन मांझी बनाए गए मांझी और जनसुराज ने नया खेल कर दिया, उन्होंने डॉक्टर जितेंद्र पासवान को बना दिया। तो अब तो बिहार में सबसे पहले टेस्ट होना है कि वहां दलित एक होकर वोट करते हैं कि पासवान और मांझी का झगड़ा वहां दिख जाता है। चिराग पासवान और जो जीतनराम मांझी के बीच तल्खी है, क्या चिराग पासवान वोट मांगने जाते हैं और जीतनराम मांझी जो कह रहे हैं कि 4 जातियां ही मलाई काट रही है, उसमें उनका निशाना पासवान है, तो क्या पासवान इमामगंज के पासवान उनकी बहू को वोट देते हैं? ये सारे टेस्ट तो बिहार में अभी के अभी हो जाएंगे। देखिए बिल्कुल, ये क्या है, एक जो बड़ी राजनीतिक रूप पर नेताओं की गलतफहमी रहती है हमेशा, कि जी, वो मानते हैं कि कोई एक कास्ट है बहुत होमोजेनस है, कोई एक समुदाय है बड़ा होमोजेनस है, समरूप है, एक ही जैसा है। देखिए इस फैसले, जो इसके पहले का फैसला था, जिसको सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच ने पलटा, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने, उसमें जी, जो पहले का फैसला था उसमें यही था कि एक होमोजेनस कम्युनिटी है, दलित एक है, हुँ, पूरे देश बिल्कुल, की जितनी दलित जातियां सब एक ही हैं, हुँ, उनको अलग-अलग नहीं किया जा सकता है। हुँ, लेकिन ये एक मिथक है, ये गलतफहमी है। सामाजिक स्तर पर या राजनीतिक स्तर पर दलित कोई होमोजेनस कम्युनिटी नहीं है। दलित हुँ, पूरी तरह से बटे हुए हैं, जिस तरह से दूसरे बाकी समुदाय बटे हुए हैं।
उनकी जातियां बटी हुई हैं, वो अलग तरह से राजनीतिक रूप से व्यवहार करते हैं, वो अलग तरह से सामाजिक रूप से व्यवहार करते हैं। दलित कह देने से ऐसा नहीं होता है कि सारे दलितों की एक दूसरे से शादियां होती हैं या सोशल हायरार्की में वो एक दूसरे को अपने बराबर समझते हैं। वहां भी जी। ऊंच नीच है, सारा तरह हर तरह के भेदभाव वहां भी हैं। तो हुँ, इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। तो बिहार में भी जब डिवीजन है ऑलरेडी, जब राजनीतिक डिवीजन है, सामाजिक डिवीजन है, पासवान वर्सेज अदर है पहले से, वहां पहले से जी, एग्जिस्ट कर रहा है बिल्कुल। कि दलित बनाम महादलित का एग्जिस्टेंस पहले से है, तो वोट साथ नहीं करेंगे, इसमें कोई हुँ, संदेह नहीं है, कोई वोट साथ नहीं करने जा रहा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है जो आपने सवाल पूछा कि एनडीए की तरफ से वोट मांगने जाएंगे चिराग पासवान बिल्कुल। जीतन राम मांझी की बहू के लिए, हुँ, और वहां जाकर के क्या कहेंगे? क्या हुँ, उन्होंने जिस तरह से वर्गीकरण का विरोध किया है, क्या आगे की अपनी सभाओं में वो इसका विरोध करेंगे? जी। जाकर के कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है, या जो हरियाणा सरकार ने जिस उस फैसले को लागू किया है वो गलत है? क्या ये या कहने तो की जीतन राम हिम्मत मांझी वो कह रहे हैं जुटा वो पाएंगे? गलत है, या जीतन राम मांझी जो कह रहे हैं वो गलत है। या जीतन राम मांझी जो कह रहे हैं वो गलत है, ये हाँ, कहने की, ये तो राजनीतिक रूप से जो जिसको हाराकिरी बोलते हैं उस तरह की बात हो जाएगी। आपको बिल्कुल। ये उनकी दुविधा वाली स्थिति है, सांप चुछुंदर वाली स्थिति है। आपको अपना पासवान वोट बैंक भी बचा के रखना है। देखिए, हुँ, जैसे ही आरक्षण के भीतर वर्गीकरण होगा, तो जो ज्यादा लाभ लेने वाली जाति है उसका उसका लाभ घटेगा। बिल्कुल। अभी क्या स्थिति है? अभी हरियाणा का के आरक्षण का 50% वाल्मीकि है, 90% लाभ उसको मिल रहा है। हुँ, लेकिन अब तो आपको 50% में ही रहना है, जी। और उस 50% में भी कम्पीट करेगा दूसरा आकर के। और जब हुँ, उसको जो 10% आरक्षण जिनको दिया गया है, वो 2-4 साल, 5 साल, 10 साल के बाद अगर उनकी सामाजिक स्थिति सुधरती है, शैक्षणिक स्थिति सुधरती है, तब तो वो आपके आरक्षण में भी बहुत सीरियस चैलेंज आपके लिए करेंगे। तो बिल्कुल। ये स्थिति, इसी को भांप करके ये तमाम जो मजबूत दलित जातियां हैं, वो इसी आशंका को भांप करके कि आज जो हुँ, सर्वाधिक पिछड़े हैं, चाहे वो वाल्मीकि हरियाणा के हों, पंजाब के मजहबी सिख हों, धनक हों, हमारे यहाँ बिहार में माझी हों, इन सब लोगों को कोई सामाजिक शैक्षणिक लाभ नहीं मिला है, अभी तक इनका अपलिफ्टमेंट हुआ नहीं। अगर जी। हो गया, ये सामाजिक आर्थिक रूप से सक्षम हो गए, तब तो हुँ, ये जो बाकी आरक्षण है उसमें भी कम्पीट करेंगे, हुँ, आगे के लिए तो बड़ी चुनौती पेश करेंगे। और फिर राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी बढ़ेगी। अगर सामाजिक पूंजी बढ़ती है आपकी, जब सामाजिक हैसियत बढ़ती है, तो वो राजनीतिक पूंजी अपने आप बढ़ जाती है। हुँ, तो ये ओवरऑल सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हर तरह के की आशंका में जो मजबूत दलित जातियां वो इसका विरोध कर रही थी। तो चिराग बिल्कुल। पासवान के सामने यही समस्या है कि वो इसका विरोध करते हैं, क्योंकि अगर विरोध नहीं करते हैं, तो जो उनकी जाति है जो आरक्षण का लाभ गंवाएगी, जी, उसके सामने जवाब देना मुश्किल होगा। अगर विरोध करते हैं, तो अपने लिए, तो अपने साथ-साथ आप समूचे एनडीए के लिए दूसरी में जो अन्य दलित जातियां हैं उनके वोट का नुकसान करेंगे। हुँ, तो इसमें तो एक ही उपाय है कि आप चुप रहिए या सीन से गायब रहिए। आप सामने आकर के और कुछ नहीं बोले, ये तो संभव नहीं है। और अगर जनसभा में नहीं बोलेंगे तो जनता, लोग, पत्रकार सवाल पूछेंगे, वहां आपको क्या जवाब देना होगा? क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल। आपकी चुप्पी भी एक जवाब है। हुँ, चुप रह जाएंगे, वो उसको भी एक जवाब माना जाएगा। अगर आप कुछ नहीं बोलते हैं, अभी तक तो कुछ बोला नहीं, हरियाणा का फैसला लागू हुए 1 हफ्ता होने जा रहा है। नई सरकार बनने के बाद जो फैसला लागू हुआ है, उस पर तो कुछ लेकिन बोला नहीं चिराग पासवान ने। अजीत जी, नेताओं के चरित्र को और नेताओं के वक़्त को तो हम और आप समझते हैं ना कि कब चुप रहना है, कब बदल जाना है। देखिए, कितनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे चिराग पासवान, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, सब खामोश हो गया ना। अभी आपने झारखंड में देखा, कितनी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे, 11 सीट, 40 सीट, लेकिन 1 सीट पर मान गए ना। और कौन-कौन लोग वहाँ टिकट के उम्मीदवार थे लोजपा के, जो वहाँ सभा करा रहे थे, मीटिंग करा रहे थे, उन्हें उम्मीद थी प्रधान साहब को, प्रधान साहब वंचित ही हो गए, पासवान साहब दूसरी पार्टी से आ गए। तो ये नेताओं का चरित्र तो चलता ही रहता है। जीतन राम मांझी को आपने देखा ही कि भाई कोई और नहीं मिला, बहू ही मिल गई। हैं? तो बहू ही मिल गई। हाँ, तो अब यह कैसे कहेंगे, और कह रहे हैं कि भाई मेरे मुख्यमंत्री बनने के पहले से ही यह हाँ, सक्रिय है। हाँ, बताइए। तो ये तमाम बातें देखिए, तो माने नेता तो ये करते रहते कितना हैं। एब्सर्ड लॉजिक है, जी, क्योंकि आपके मुख्यमंत्री बनने के पहले माझी समाज की और भी महिलाएं सक्रिय होंगी। जी, ऐसा तो बिल्कुल। है नहीं कि नहीं सक्रिय थी, और आप खुद ही मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, बेटा बिहार सरकार में मंत्री है, बहू को आपने फिर एमएलए का टिकट दिलवाया। और यही स्थिति उधर चिराग पासवान की भी है। अपने चिराग पासवान खुद लड़े, अपने बहनोई को टिकट दिया। इसके पहले तो परिवार से 3 लोग एमपी थे। तो जी, परिवार से बाहर जाते नहीं है, घूम फिर करके इन लोगों को उतनी ही राजनीति करनी होती है, चाहे आप जिस जाति को देख लीजिए, जिसका नेता हो गया, वो पिछड़े, दलित या अगड़े की बात नहीं है, नेता बना दीजिए, फिर उसको अपने परिवार के बाहर का नहीं दिखेगा। देखिए, जब भाई अखिलेश यादव को भी कौन दिखा? तेज प्रताप यादव ही दिखे ना। अपने भतीजा बिल्कुल। है तेज प्रताप यादव, उनके जो लालू यादव के दामाद हैं, तो उनको जी, उन्होंने करहल सीट से उम्मीदवार बना दिया।
हम्म। अभी कहीं कोई अगड़ी जाति होती, उसका नेता होता, तो वो भी अपने परिवार से ही आगे करता। ये अलग बात है कि उनकी कोई अपनी पार्टी नहीं है। कांग्रेस को भी तो प्रियंका गांधी ही दिखी। हाँ, प्रियंका गांधी दिखी, वाई नॉट भेजने के लिए ठीक ही बात कर बिल्कुल। रहे हैं। या ममता बनर्जी को देखिए, ममता बनर्जी को जो देना है सो अपने भतीजे को दे ही अभिषेक। रही है। बिल्कुल। तो अभिषेक बनर्जी को तो ये सब नेता करते हैं। तो जीतन हम्म। राम मांझी ने भी किया और चिराग पासवान ने भी किया। लेकिन आरक्षण पर तो ज्ञानेश्वर जी जवाब देना होगा, क्योंकि आरक्षण का मामला साधारण नहीं है। और आरक्षण दलित का नेताओं में मामला देखिए, बड़े दलित नेताओं में एक और बात देखिए, केस स्टडी है, इसे पढ़ा जाता है, लोग पढ़ते हैं कि जब लोग बड़े हो जाते हैं और बड़े होने लगते हैं तो शादियां दूसरी जात में कर लेते हैं। इसकी ये भी भी है। लंबी फहरिस्त है जी, इसकी भी लंबी हाँ, फहरिस्त है। हाँ। है। आप हाँ, आप अपने समाज की लड़कियों के अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ नहीं करते हैं। जैसे ही हुआ फिर कहानियाँ दूसरी हो जाती है कि भाई ये दोस्त थी, ये फला थी, ये फला थी, और वहाँ कहा जाता है कि हमने तो सब कुछ तोड़ दिया और हमने एक आदर्श पेश कर दिया। हाँ, तो वो एक एक मानसिक उसकी वजह से होता है कि एक वो सामाजिक स्वीकार्यता के लिए आमतौर पर जी। कई बार हुँ। ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत पैसा हो गया, आपके पास बहुत पद हो गया, तब भी सामाजिक स्वीकार्यता नहीं है। वो महत्व, वो सम्मान नहीं मिल रहा है। ये हम लोगों के समाज की एक हायरार्की का एक ऐसा ढांचा बना हुआ है मानसिक जिसमें ग्रंथि भी नहीं है। होता है। जी, मानसिक हाँ, ग्रंथि भी है। वही वही इसी वजह से नहीं हो पाता है। लेकिन जब शादी हो जाती है, जब रोटी बेटी का संबंध बन जाता है ना, तब स्वीकार्यता बिल्कुल। हो जाती है। तो हुँ। इसलिए भी करते हैं लोग एक सामाजिक स्वीकार्यता के लिए, जो अ, अच्छी बात है। इसी से जातियां टूटेंगी। देखिए, कास्ट की मोबिलिटी की थ्योरी हम एक दिन बात कर रहे थे, जब आपने के किसी किसी मसले पर हम लोग चर्चा करें, तो हमने कहा था ना जी। कि बिहार का कितना भूमिहार होगा जो सच्चिदानंद सिन्हा का नाम जानता होगा। कोई हाँ, नहीं जी, जानता, भूमिहार छोड़ दीजिए, बिल्कुल। लोग नहीं जानते हैं। लेकिन हुँ। सच्चिदानंद सिन्हा ने कास्ट की मोबिलिटी की थ्योरी पर जितना काम किया है, उतना इस देश में अनंत किसी ने सिंह नहीं और किया। सूरजभान सिंह का नाम ज़रूर जानते होंगे, लेकिन हाँ, सच्चिदानंद सिंह और से किसी का नाम नहीं नहीं, जानते होंगे। सच्चिदानंद सिन्हा का नाम कोई नहीं जानता है कि वो मुजफ्फरपुर के पास एक छोटे से गांव में कुटिया बना बिल्कुल। करके रह रहे हैं, और हुँ। 86 साल से ज्यादा उम्र हो गई, हमको लगता है 90 के अप्रोच में है वो। और उन्होंने जितना काम किया है सोशल मोबिलिटी पर, कास्ट की मोबिलिटी पर, जो उनके तमाम सिद्धांत है। उनका कहना है कि आज जो जाति है, भूमिहार है या यादव है, वो अतीत में वही जाति नहीं थी। बिल्कुल। जातियों की मोबिलिटी हुई है। वो पहले उनके पूर्वज दूसरी जातियों के लोग थे, और वो जो गतिशीलता है समाज की, जाति की, तो ऐसी चीजों से टूटती है कि आप रोटी बेटी का संबंध बनाए, अछूत होने का जो छुआछूत है उसको खत्म करें। तो ये सब खत्म होनी चाहिए, ये चीजें, ये अच्छी चीज है, खत्म हो। जी, लेकिन जो आपने कहा उसमें कुछ राजनीतिक मकसद भी होता है, एक सामाजिक मकसद भी होता है। पर ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, जी। अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को डिसाइड करना है। कांग्रेस भी लगभग चुप रही थी, या हुँ। फिर अंत में आकर के जब भारत बंद शुरू हुआ तो कांग्रेस ने बंद का समर्थन कर दिया। अब इसका हुँ। नतीजा ये हुआ कि तेलंगाना का फैसला रुक गया, जबकि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने फैसला आने के बाद कहा था कि तेलंगाना पहला राज्य होगा जो इसको लागू करेगा। बिल्कुल। लेकिन तेलंगाना ने कमेटी बनाई है, अभी कमेटी की रिपोर्ट आएगी, तब तक हरियाणा ने लागू कर दिया। जी। जबकि तेलंगाना वो स्टेट है जहां मडिगा एक बड़ी जाति है, लेकिन वंचित है आरक्षण के लाभ से, और उसी को वादा करके आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मडिगा समाज को देने के लिए। तो अब तो बीजेपी ने शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी को या तो खुल करके आपको शुरू करना होगा या विरोध करना होगा। अगर बिल्कुल। आप इस लाइन पर हैं, आप, हुँ। मायावती तो है नहीं कांग्रेस पार्टी, मायावती की राजनीति मोटे तौर पर एक स्टेट की है, जी। वो उत्तर प्रदेश की राजनीति करती हैं, या मान लीजिए पंजाब हरियाणा भी करती हैं, तो दो तीनों जगह उनके जाटो वोट हैं। दिल्ली में भी हुँ। करती हैं तो वहां जाटो वोट है, और जाटो पूरी तरह उनके साथ चला जाएगा। वो उस जाति से आती हैं और वो आरक्षण में वर्गीकरण का विरोध कर रही है, तो जाटो तो पूरी तरह से उनके साथ चला जाएगा। और बीजेपी सब जगह लागू कर रही है, तो गैर जाटो, गैर पासवान, जो दूसरी कमजोर दलित जातियां, वो बीजेपी के साथ चली जाएंगी। तो कांग्रेस के पास बिल्कुल। क्या रहेगा? हुँ। कांग्रेस के पास क्या रहेगा? तो कांग्रेस बड़ा को भी सवाल, अपना एक बड़ा। एक 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 जी। पॉलिटिकल स्टैंड लेना होगा। या तो आप खुल करके वर्गीकरण का विरोध करिए, और ये मान के चलिए कि अब जो देश में 15% आरक्षण है, उसमें जो आधी जातियां हैं, जो मजबूत दलित जातियां हैं, हमको उन्हीं की पॉलिटिक्स करनी है, और जो बाकी कमजोर दलित जातियां हैं, उनकी पॉलिटिक्स बीजेपी करेगी। तो जी। बीजेपी फायदे में रहेगी, क्योंकि जो हुँ। मजबूत दलित जातियां हैं उनके तो कई नेता हैं। बिहार में चिराग पासवान है, उत्तर हुँ। प्रदेश में मायावती है। तो अब बीजेपी का तो, कांग्रेस का तो इसमें नुकसान ही होगा। तो एक पूरे तरह से कांग्रेस इस दलित एससी समुदाय के जो वर्गीकरण का फैसला आया, उसमें इंडिसाइसिव रह के फैसला नहीं करके कांग्रेस पार्टी उलझ गई, और बीजेपी ने साहस के साथ एक फैसला कर लिया। देखिए, यहाँ हम एक बात कहना चाहेंगे ज्ञानेश्वर जी, बीजेपी हुँ। को आरक्षण को लेकर के, बीजेपी का चाहे जितना विरोध करिए, वो कोई आरक्षण खत्म नहीं करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल। चाहे वो पिछड़ा आरक्षण हो या दलित का आरक्षण हो, आरक्षण खत्म नहीं होगा। हुँ। बल्कि आरक्षण को रैशनलाइज करके बीजेपी जो जो कमजोर जातियां हैं, जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, उनको ज्यादा लाभ दे करके उनका चैंपियन बन जाएगी बीजेपी।
देखिए अरे एक बीजेपी बात की और तरफ भी इस है तरह ना, एक बात और भी समझ में आती है कि यदि हरियाणा का प्रयोग सफल हो गया और पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू करा लिया बीजेपी ने, तो आगे चलकर यह भी तय मानिए कि रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट पर भी काम होगा और बिल्कुल। वहां भी बीजेपी राजनीति कर लेगी। हाँ, कर लेगी ना। देखिए वही हम सम कह रहे थे कि जी। बीजेपी रैशनलाइज़ कर रही है, युक्ति संगत बना रही है चीज़ों को। ये हुँ, हमने अभी महाराष्ट्र में देखा, भले चुनाव के नज़रिए से भेजा गया, वो राजनीतिक फैसला है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने चुनाव की घोषणा के पहले कैबिनेट बैठक करके और भारत सरकार को एक प्रस्ताव भेजा हुआ है कि आप क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ा करके 8 लाख से 15 लाख करिए। जो बिल्कुल। ओबीसी के आरक्षण में क्रीमी लेयर की सीमा है 8 लाख की, कि जिनकी 8 लाख रुपए तक की सालाना आय है, वो ओबीसी आरक्षण के लाभ से वंचित रह जाते हैं। हुँ, तो अब 8 लाख तो बहुत ही कम आमदनी है, 8 लाख की आमदनी में तो बहुत लोग आ जा रहे हैं। जी। जितने लोग सरकारी नौकरी कर चुके हैं या कर रहे हैं, हुँ, बेशक ग्रुप सी और ग्रुप डी की भी नौकरी में कर रहे हैं, उनका भी सालाना आमदनी 8 लाख हो जा रही है। तो हुँ, उनके बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो वहां की सरकार ने एक भेजा कि 15 लाख कर दीजिए। अब ये एक नया नया प्रयोग शुरू होने वाला है। अभी तो आचार संहिता लग गई, अभी होगा नहीं, लेकिन ये बिल्कुल। देखिएगा क्रीमी लेयर बढ़ाई जाए, क्रीमी लेयर की सीमा हुँ, बढ़ाई जाएगी। 15 लाख ना करें, 10 लाख कर दें, 12 लाख कर दें, तब भी लाखों लोग उसकी सीमा में आ जाएंगे, उसके दायरे में आ जाएंगे। जो ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियां करते हैं, जो छोटे छोटे कारोबार करते हैं, वो सब लोग भी उसके दायरे में आ जाएंगे। तो जी। ये रैशनलाइज करना है। देखिए 8 लाख की सीमा तो दशकों पहले लगाई गई थी। तो 8 लाख की सीमा ही अभी थोड़े रखे रहेंगे आप। 10 साल 20 साल के बाद लोगों की आमदनी चाहे जितनी बड़ी और है, वही देखिए तो ना, उस हिसाब से जब हम बढ़ाना लोग चाहिए। बिल्कुल, जब ओबीसी, ईबीसी की बात करते हैं, ओबीसी पॉलिटिक्स की बात करते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि दलित में जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि 4 जातियाँ ही मलाई खा रही हैं। ओबीसी में भी देखिए ना, देखिए सवर्णों में क्या कहा जाता था, 4 जातियाँ मानी जाती थी, उसमें कहा जाता था कि जो भूमियार और राजपूत हैं, वो सबसे ज़्यादा दबंग है। अब ओबीसी में और ईबीसी में जितनी जातियाँ हैं, उनमें नाम किसका लिया जा रहा है कि भाई सबसे ज़्यादा तरक्की किसको हो गई? तो यादव की हो गई, कुर्मी की हो गई, कुशवाहा की हो गई। तीसरे के बाद तो पता नहीं कितनी पंक्ति कहाँ किसको खोजेंगे और कहाँ तरक्की दिखेगी, यह समझ में बात नहीं आएगी। हाँ, तो देखिए और ये कितना, अगर इस बात को आगे बढ़ाइए, तो हुँ, जो बाकी लोगों को कोई लाभ नहीं मिला है, वो 36% है। बिल्कुल। वो तो 36% है, जी, बाकी तो 87% है। हुँ, तो जो 63% आबादी कह रहे हैं, तो हम लोग 36% आबादी जो है, वो अत्यंत पिछड़ों की है और वो हुँ, आरक्षण के लाभ से वंचित हैं। हुँ, अगर बीजेपी इसी बात को लाइन को आगे बढ़ाती है, जो नीतीश कुमार की लाइन थी कि लॉकुस का समीकरण अपनी जाति के आधार पर साध लो और बिल्कुल। 36% अत्यंत पिछड़ी जातियों को उनके लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था करके साध लो। तो हुँ, अगर रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट आती है और पिछड़ी जातियों में भी, ओबीसी में भी वर्गीकरण लागू होता है, तो जो लाभान्वित होने वाला वर्ग है उसकी आबादी ज्यादा है। वो हुँ, हर जगह 35-36% है। अगर ऑन एन एवरेज भी आप मान लें कि 53-54% ही पिछड़ी आबादी है, तो उसमें जी, अत्यंत पिछड़ी जातियों की आबादी 30% से ज्यादा है, 35% या उससे भी ज्यादा है। तो जी, उसके लिए काम कर देगी बीजेपी। हुँ, तो और उसमें तो रोहिणी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जो जो 3000 के करीब जातियां हैं पिछड़ी, उसमें 900 साढ़े 900 जातियां तो ऐसी हैं जिनको कोई लाभ नहीं मिला आज तक। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर अभी उनको बिहार लाभ में मिल देखिए जाए। तांती तत्वा लड़ाई लड़ रहे हैं। तांती बिल्कुल तत्वा बिल्कुल। पहले हाँ, एससी कैटेगरी में थे, अब उन्हें ईबीसी में लाया गया है। लोग कहते हैं अब भी उन्हें लोग इतना अछूत मानते हैं कि लोग भाई साथ में खाना नहीं खाते हैं, ये नहीं करते, वो नहीं क तो तमाम जातियाँ जो बिल्कुल ज़्यादा पिछड़ी रह गई, वैसे दलितों का कहना था कि ये ही ज़्यादा आरक्षण का लाभ उठा ले रहे हैं। तो ये जातीय संघर्ष तो साफ-साफ दिखेगा और इसका फ़ायदा बीजेपी ने जिस तरीके से चाल चला है, वो तो उठा लेगी। देखिए बीजेपी को अब इसका, अगर बीजेपी को हर जगह इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि अभी भी जो वंचित समाज है ना, जो वंचित है, दलितों में भी जो ज्यादा वंचित है, जिसको हरियाणा में डिप्राइव्ड एससी कहा, जो अनुसूचित जातियां वंचित रह गई हैं आरक्षण के लाभ से, उनकी जी। आबादी ज्यादा बड़ी है। हुँ, तो वो तो राजनीतिक रूप से, चूंकि यहाँ तो आप सबको पता है कि जो पहले मारे सो मीर होता है। और ये बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और भारत सरकार का फैसला, ये हम आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ये अलग अलग चीजें हैं। हुँ, हुँ। ग्राउंड लेवल पर, जमीन पर जाइए, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, गरीब हैं, गांव में रहते हैं, तो कोई भी फैसला होता है तो वो यही मानता है कि सरकार ने फैसला किया है। जी, भाई अयोध्या में राम मंदिर भी तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना है। बिल्कुल, लेकिन लेकिन लोग क्रेडिट मानते हैं किसको कि मिल रहा है? मोदी ने बनवा दिया। हाँ, क्रेडिट तो बीजेपी को मिल रहा है कि मोदी ने बनवा दिया। तो जी, ये आरक्षण जो का वर्गीकरण का फैसला भी भले सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन लागू होगा तो लोग यही कहेंगे कि मोदी ने लागू कर दिया, बीजेपी ने लागू कर दिया। जी। तो बीजेपी उस वर्ग की तो चैंपियन बन गई कि हुँ, जो जो डिप्राइव्ड एससी हैं, जो वंचित रह गए हैं आरक्षण के लाभ से, उनकी चैंपियन हो गई। और बाकी हर जगह जो मजबूत दलित जाति है, उसका कोई ना कोई नेता उसके पास है। अगर चिराग पासवान एनडीए के फोल्ड में जो भी वोट ले आएंगे पासवान का, वो तो ले आएंगे। वो तो बिल्कुल। आएगा, वो तो उनके नाम पर आएगा कि उनको केंद्र में मंत्री बनाया गया है, वो एमपी है, उनका कैंडिडेट लड़ रहा है, उस नाम पर आ जाएगा।
और जो अन्य दलित जातियां हैं उसका वोट बीजेपी को आ जाएगा इस नाम पर कि उसने वर्गीकरण लागू किया है। तो ये राजनीतिक रूप से बीजेपी ने बहुत सोच समझ के फैसला किया। ये ऐसा नहीं है कि अचानक उठे एक दिन और नायब सिंह सैनी ने फैसला लागू कर दिया। हमने कहा कि वो राजनीतिक स्तर पर बीजेपी ने उस फैसले को पहले से लागू करना शुरू कर दिया था, राजनीतिक स्तर पर भी लागू करेगी। आज तक ये भी होता था चुनाव में भी टिकट मजबूत दलित जातियों के लोगों को ही मिलता था। जो आरक्षित सीट है, जो दलित के लिए आरक्षित सीट है, उस पर भी किसको मिलता था? आप उठा करके देखिए कहाँ कितनी सीटों पर जो कमजोर और वंचित वर्ग के दलित चुनाव लड़ते थे। वहां भी जो मजबूत जातियां हैं उनके लोग चुनाव लड़ते थे। तो अब ये चीजें भी बदलेंगी, राजनीति में भी भागीदारी बढ़ेगी, राजनीति में भी भागीदारी बढ़ेगी जी। उन जातियों की जो वंचित पिछड़ दलित जातियां हैं उनकी राजनीति में भी भागीदारी बढ़ेगी, सरकारी नौकरियों में भी उनकी भागीदारी अब बढ़ेगी क्योंकि उनके लिए अलग से आरक्षण के भीतर आरक्षण लागू होगा और अच्छे सरकारी जो संस्थान है बड़े, उन संस्थानों के दाखिले में भी उनकी भागीदारी बढ़ेगी। तो आप ये आगे के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि उनकी भागीदारी अगर शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले में अगर वो ज्यादा नाम उनका दाखिला होता है, नौकरियों में आते हैं तो वो अपलिफ्टमेंट होगा, समाज में वो लोग ऊपर आएंगे और ऊपर आएंगे तो ये ओवरऑल अपना ही सिर्फ विकास नहीं करेंगे, अपनी जाति का, समाज का और पूरे देश का वो विकास करेंगे। ये आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला कोई ऐसा बुरा फैसला नहीं था। अगर उसको राजनीतिक चश्मा हटा करके देखिए तो वो कोई बुरा फैसला नहीं था। चलिए, तो देखिए हरियाणा ने फैसला ले लिया है, अब देश में प्रयोग होगा और बीजेपी आगे बढ़ेगी। लेकिन देखना होगा कि चिराग पासवान जो इसका विरोध कर रहे थे और जीतन राम मांझी जो इसका समर्थन कर रहे थे, इन दोनों के बीच तलवारें कैसे निकलती है, क्योंकि चिराग पासवान ने कहा था छेड़छाड़ हुआ तो लात मार देंगे कुर्सी को, तो बड़ी बात। और अब किस तरीके से राजनीति होती है, आगे भी इसकी चर्चा हम जारी रखेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।